हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन ह्यूमैनिटी क्लासेस। गाइस, इससे पहले भी 2 लेक्चर आ चुके हैं जिनमें आई होप आपने सब कुछ अपना कंसेप्ट क्लियर किया होगा और आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं और साथ ही बुक को भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बिना बुक के काम नहीं चलने वाला। क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें, एग्जांपल्स बहुत कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। हमारा काम है आपको कंसेप्ट समझाना, ठीक है। जो चीज़ आप क्रैम कर रहे थे उसको क्रैम ना कर सको, उसका कंसेप्ट समझ के उसको ईजिली सॉल्व कर सको। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि वर्क, पावर एंड एनर्जी के ऊपर है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले आपको कंसेप्ट है आपका किसका, वर्क का। अब आपने वर्क को कैसे देखना है, देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप पढ़ चुके हो। कहने का मतलब है जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी, मतलब अपनी जगह से हिलेगी। किस जगह जाएगी, जिस जगह पे फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। ठीक है। जब ये चीज़ हैपन होती है तो हम कहते हैं कि हमारा वर्क हो गया है, और उसको हम बोलते हैं वर्क डन, मतलब वर्क हो गया। ठीक है। अब आती है बात हमारी कौन सी, जो ये रिलेशन है। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। जो हमारा ये रिलेशन है, यहाँ पे देखो, ये रिलेशन हमें क्या बोल रहा है, वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्क मिलेगा। अब ये थोड़ा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। एफ डॉट एस लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू, जब हम डॉट को हटाते हैं ना, ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। आपको, आप बेसिकली आप सब आर्ट्स बैकग्राउंड से हो मैक्सिमम, आपको इतना डीप में नहीं जाना है। आपको बस इतना याद रखना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट है इसलिए ये कॉस थीटा आएगा। अब कॉस थीटा के ऊपर देखते हैं हम काम करते हैं, क्या एक थीटा है क्या। जो ये थीटा है ना, ये यहाँ पे देखो, ये इधर देखो, ये है थीटा। थीटा क्या है, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थीटा वो चीज़ है, जैसे कि अगर हमने फोर्स लगा रहे हैं ना, तो फोर्स लगा रहे हैं तो जिस जिस डायरेक्शन में हमारा बॉडी डिस्प्लेस करेगी और जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लगेगी, उनके बीच का जो एंगल होगा ना, उसको हम थीटा बोलेंगे। फाइन। अब देखो थीटा के लेके हम काम करते हैं। देखो, एट थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे आ जाओ, ये थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो हम इस रिलेशन में हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू एस कॉस 90 डिग्री। और गाइस, कॉस 90 डिग्री जो होता है ना, वो ज़ीरो के इक्वल होता है। जब वो ज़ीरो के इक्वल होता है ना, तो एफ एस मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाएगा, तो पूरी चीज़ वर्क हमारी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है। अब बात आती है थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये वाला केस देखो, ये ये वाला केस देखो, थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें क्या करेंगे हम, कॉस थीटा की जगह वैल्यू क्या डालेंगे, ज़ीरो डालेंगे, तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा। तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एफ एस, तो आंसर मेरा आ जाएगा ये वाला एफ एस। ठीक है, ये एफ एस आ गया। ठीक है ना, ये एफ पता ना फोर्स है, तो एस क्या है, मेरी डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये देख लो, यहाँ पे देख लेना। एफ मतलब फोर्स को डिनोट कर रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। अब बात करते हैं, अगर मेरा थीटा हो गया 180 डिग्री और मेरा थीटा हो गया 180 डिग्री, तो थीटे की जगह कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा में थीटे की जगह हम क्या डालेंगे, 180 डिग्री डाल देंगे। तो गाइस, कॉस 180 डिग्री जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय एफ एस, तो माइनस ऑफ एफ एस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस ऑफ एफ एस आ जाएगा। अब आपने यहाँ से एक चीज़ नोट करनी है। अब आपका नोट क्या, देखो नोट, ये वाला नोट पे आ जाओ, ये वाले नोट पे। ये नोट क्या बोल रहा है, अगर तो मेरा थीटा लेस देन 90 डिग्री है, अगर तो मेरा थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो मेरा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मेरा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर ग्रेटर देन 90 होगा, 90 डिग्री होगा, तो वर्क मेरा नेगेटिव होगा। तो अगर मेरा ये लेस देन 90 होगा तो मेरा वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। फाइन। अब गाइस आगे आ जाओ, यहाँ पे इसके, चलो इसी के नीचे, वेट, राइट में आओ पहले आप। ये वाली चीज़ देखो, ये वर्क जो है वो मेरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। याद रखना, कहीं बार डायरेक्ट क्वेश्चन है, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इस तरह से ऑप्शन है, बोथ है एंड बी, या नन ऑफ द अबव, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो आपको याद रखना, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होगी, ऐसा यूनिट वर्क होती है जूल। कैसे जूल, ये कैसे निकला, देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने एक बार हॉली बोर्ड पे भी सॉल्व किया था, उसमें अलग अलग तरह से आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो इस चीज़ पे। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। अब जूल क्या है, देखो, फोर्स, वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को किस में मेज़र करते हैं हम, न्यूटन में।
डिस्प्लेसमेंट को किस में मेज़र करते हैं हम, मीटर में, तो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो न्यूटन मीटर, इसी न्यूटन मीटर को जो है हम जूल बोलते हैं। ठीक है, इसी न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं, इसलिए हम वर्क को जूल में मेज़र करते हैं। फाइन। अब एक आ जाओ आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आओ, ये वाली चीज़ देखो। और कई बार ये जो अर्ज है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अर्ज, ये जो अर्ज है ना, ये जो अर्ज है ये CGS सिस्टम में हम, जैसे ये SI यूनिट है ना, ये इसकी CGS यूनिट है। ठीक है, पर हम जोल जो है, कई बार हमें क्वेश्चन आ जाता है 1 जोल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब गाइस हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमारा, अब आ जाता है हमारा एनर्जी। ठीक है, अब आ जाता है हमारा एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी क्या है, देखो जी, एनर्जी है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि हमारी कितनी क्षमता है कि हम कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी क्या है, एनर्जी है। देखो आपके अंदर जितनी एनर्जी होगी, आप तभी तो उतना ही फोर्स लगा पाओगे, उतना ही काम कर पाओगे। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप किसी चीज़ को डिस्प्लेस भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो एनर्जी क्या है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। और इसकी भी यूनिट क्या होती है, इसकी भी यूनिट क्या है, जूल है। ठीक है, ये जूल है, इसको भी जूल में मेज़र करते हैं। चलो गाइस, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो अब आती है आपकी टाइप्स, किसकी टाइप्स, एनर्जी की टाइप्स की बात करूँ मैं। ये यहाँ पे टाइप्स क्या, देखो पहले आ जाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जब कोई बॉडी हमारी मोशन में होती है ना, उस समय वो जो एनर्जी उसके अंदर होती है, वो जो एनर्जी पोजेस करता है जब वो अपने मोशन में होता है, उस समय जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं, ये हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। यार एम क्या है, जिस बॉडी को आप मूव करा रहे हो ना, जो मोशन में है, उसका मास। ठीक है, मास। और वी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, द ऑब्वियस सा चीज़ मोशन में है तो उसकी तो वेलोसिटी होगी होगी, तो ये वेलोसिटी और वेलोसिटी का स्केयर और मास का जो है, इनका प्रोडक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो मेरे पास K इज़ इक्वल टू 1/2 mv² रिलेशन आ जाएगा। फाइन। अब नेक्स्ट आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पे। किस पे आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी क्या, एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय अ वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। जब कोई बॉडी अपने अंदर एनर्जी पोजेस करे, जो कि अपनी पोजीशन की वजह से, ठीक है ना, अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसमें पोजेस करेगा, उसको हम बोलेंगे क्या है, कि ये इसके अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। देखो अब इसको इस रिलेशन से समझो और क्लियर होगा। ये रिलेशन पे आओ, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच। एच क्या है, हाइट। देखो एम क्या है मेरा मास, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, हाइट। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब है, ये एक्सेलरेशन ही है, पर ग्रेविटी की वजह से, मतलब जो अर्थ की वजह से जो हमें ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है ना, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और ये है उसकी वैल्यू, जी इज़ इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो जी भी मेरा एक्सेलरेशन का यूनिट है, बट ये क्या है, ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो गया उसको बोलेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो मान लो जैसे, अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझो, जैसे ये चीज़ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो इस समय मेरा एच कम है, अगर मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाऊँगा, एच कम है, तो मेरी कुछ पी की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब मैं सपोज करूँ थोड़ा ऊपर चल जाता हूँ, तो अब मेरा एच कितना बढ़ गया। देखो अब मैं अगर यहाँ से जाता हूँ, मेरा एच कितना बढ़ गया, यहाँ से लेकर नीचे तक आ गया एच। ठीक है, तो ये मेरे जैसे जैसे मेरा एच बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको पोटेंशियल एनर्जी भी समझ आया होगा। अब आते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट शीट पे। देखो अब गाइस देखो, अब यहाँ पे एक नोट आपने याद रखना है, एक हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी भी होती है। जैसे हम कोई काम करते हैं ना, जैसे कोई काम करते हैं, उसमें मोशन भी होता है, उसमें पोजीशन भी होती है। ठीक है, अब उन दोनों का मिक्सचर जो है, उन दोनों का जो सम है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मेरा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी जो है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन दोनों के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। जितनी भी हमने अभी एनर्जी निकाली है, सबकी यूनिट जूल ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी की भी जूल, पोटेंशियल की भी जूल, मैकेनिकल की भी जूल्स रहेगी। फाइन। अब बात आती है आगे, अब हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब क्या बोलता है, देखो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखो ना एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं कभी,
ना ही हम उसको कभी ख़त्म कर सकते हैं, बट वो अपनी जो जो शेप रूप है ना वो बदल देती है, मतलब एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जांपल से समझाता हूँ आपको मैं। देखो एग्जांपल क्या है, मान लो जैसे आपने जैसे आपके घर में मोटर लगी हुई है, ठीक है, मोटर लगती है ना, तो मोटर क्या है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं मोटर को, स्विच लगाते हैं ना प्लग में, इलेक्ट्रिकल देते हैं एनर्जी को। और वो क्या करता है कि मोटर जब उसका शाफ्ट घूमता है तो पानी को हमारी टंकी तक पहुंचाता है, तो वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। पर ख़त्म नहीं हुई एनर्जी, कन्वर्ट हो गई है। फाइन। दूसरी एग्जांपल समझो। देखो अब जैसे हमारे पास बल्ब ऑन करते हैं हम, तो बल्ब ऑन करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे फिर बल्ब हमारा चमकता तो हमें लाइट देता है, तो हमें लाइट एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो ये आगे मतलब एनर्जी जो है कभी ख़त्म नहीं होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसको दूसरे मैथमेटिकली समझें तो मैथमेटिकली इसको ये समझ देते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बाकी किसी भी फॉर्म की एनर्जी जो है ना, इन सब का सम क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, मतलब एक ही वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ना ही ये डिस्ट्रॉय होगा, ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा। अब एक मेरे ख्याल से कुछ मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहिए, ये है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये देखो आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया था जिसमें उसने बोला था जो एनर्जी है ना वो किसके इक्वल होती है, किस जो ऑब्जेक्ट जो है हमारा मास और सी का स्केयर। अब सी क्या है, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहती है, ये देखो 3 × 10⁻⁴ ये जो है ये है सी की वैल्यू, सी मेरी वेलोसिटी है, पर किसकी वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी है। जब मैं मास और वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्केयर करूँगा ना, इनका प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी। कहने का मतलब है कि जितना भी किसी चीज़ में मास बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी भी उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि सी का वैल्यू तो कांस्टेंट है, मास ही चेंज होगा। फाइन। अब गाइज हम आगे आ जाते हैं, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब गाइज आप देखो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आपको देखने भी रहोगे शीट कितना कम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है, इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है गाइज। तो आ जाओ अब आप किस पे, पावर पे। देखो पावर क्या है, देखो पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितना काम हम यूनिट टाइम में करते हैं, ठीक है, वर्क डन इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट वर्ड मैंने पहले बोला था, जब भी रेट होगा तो समझ लेना टाइम के साथ काम हो रहा है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब कितना काम हम यूनिट टाइम में कर रहे हैं। देखो वर्क डन को मैंने डब्ल्यू से मेंशन किया है और टाइम को मैंने टी से मेंशन किया, तो W/T मेरा क्या हो जाएगा, पावर, ठीक है। अब यहाँ पे आओ वापस से, देखो इधर, देखो वाट को हम किस में, सॉरी वर्क को किस में मेज़र करते हैं, जॉल में। टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है तो टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में, तो जॉल पर सेकंड हमारी इसकी यूनिट होगी। इसी जॉल पर सेकंड को, इसी वाले जॉल पर सेकंड को मैं यहाँ लिखा हुआ है, यह जॉल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वाट, क्या बोलते हैं हम, वाट। और ये जो वाट है ये किस, अब हम ऐसा यूनिट क्या बोलेंगे, पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी, पावर की ऐसा यूनिट जो होगी वो होगी वाट। फाइन। अब एक चीज़ और आ जाओ, ये वाली चीज़ को देखो एक मिनट, ये इस चीज़ को देखो, देखो पावर किसके इक्वल आता है, W/T। अब मुझे पता है, अभी हमने पीछे पढ़ा वर्क जो है वो किसके इक्वल होता है, F×S, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और मुझे ये भी पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखो ये है ना इस रिलेशन में, इस रिलेशन में देखो एस क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट है, नीचे टी डिवाइड कर रहा है टाइम को, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मेरी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो फोर्स तो वहीं पे रही अपनी जगह पे, तो मैंने फोर्स को अपनी जगह पे ही रहने दिया, और वेलोसिटी को मैं S/T को मैंने वेलोसिटी की तरह लिख दिया। आपने अगर मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा उसमें से आपको क्लियर होगा कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वहाँ से आपको क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी भी आ सकता है, ठीक है। डॉट है ना, डॉट वी है तो आपको पता है डॉट पर है कॉस थीटा भी कहीं मिली, आप बुक में देखोगे आपको जब F.V को सॉल्व किया होगा तो F.V cos थीटा लिखा होगा, तो ये वैसे ही है जब ये जैसे हमने वर्क में किया था, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को जब हम सॉल्व करते हैं साथ में कॉस थीटा आ जाता है। फाइन। अब गाइस नीचे आ जाओ, अब आ जाओ आप यहाँ पे, देखो नोट आपको लिखा है पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब पावर की जो यूनिट्स है ना उसको हम देखते हैं एक एक करके, हम इसको किन किन चीज़ों में हम प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको किस किस में मेजर करते हैं। देखो 1 वाट मैंने अभी बता दिया आपको किसके इक्वल है, 1 जॉल/सेकंड, जैसे आपने ये किया, ठीक है। अब जब आपके वर्ड के साथ किलो लग जाएगा तो समझ लेना किलो वाट का मतलब 10⁻³ वाट, ठीक है। मेगा लग जाएगा तो 10⁻⁴ मेगा लग जाएगा तो 10⁻⁶ वाट, ठीक है।
ये इसके यूनिट है, इनको अलग इसी तरह से कई बार कोई चीज़ बोलते हैं कितने किलोवाट की चीज़ है भाई, टाइम इतने भाई इतने किलोवाट की है, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपको आ गया कि मेगावाट है तो आपको बताना 10⁻6 वाट। कोई भी चीज़ अगर बोले आपकी 10 मेगावाट है तो 10 × 10⁻6 वाट हो जाएगी। फाइन। अब आपके पास आती है, देखो अब एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो आपको बड़ी बड़ी मशीन्स जो काम करती हैं उनको हम वेट करते हैं हॉर्स पावर में। देखो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, 746 वाट के इक्वल। मतलब अगर 746 वाट मिलके जो चीज़ बनाएंगे उसको हम बोलेंगे 1 हॉर्स पावर। फाइन। अब एक चीज़ आती है आपकी किलोवाट आवर। ये किलोवाट आवर आ गया आपका, ये ठीक है। किलोवाट आवर क्या है, देखो आपको पता है वर्क किसके इक्वल होता है, जूल पर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला जो एस है ना, ये वाला एस है, इसमें इसमें जो एस है आपका, ये वाला एस, इस एस को जब मैं ऊपर डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो जूल अपनी जगह पे रहेगा तो डब्ल्यू इंटू एस, ये वाला रिलेशन निकल आएगा। इस जूल को, वाट को मैं किस में मेज़र करता हूँ, सॉरी वर्क को मैं किस में मेज़र करता हूँ, डब्ल्यू और एस है ना। डब्ल्यू क्या मेरा वर्क है, तो एस क्या मेरा टाइम है ना। तो इसको मैं किलोवाट में भी मेज़र किया मैंने, किलोवाट में। तो टाइम को किस में मेज़र करता हूँ, आर में। तो जूल ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक तरह से किलोवाट आवर में हो गया, ठीक है। ये किस में हो गया, किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा, 1 किलोवाट आवर आपका इक्वल होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। ये चीज़ मैंने आपको एडिशनल बताई है क्योंकि ये मैं बस आपको बताना चाहता था कि ये जूल में कैसे बना, किलोवाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट किया। तो ये आपको याद रखना है, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल्स के इक्वल। फाइन। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस रिलेशन को आगे पीछे किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम किसके ऊपर, टॉर्क के ऊपर आते हैं। देखो जी, टॉर्क, टॉर्क क्या है, टॉर्क हमारा होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। देखो इस वाली फिगर पे, और ये वाली फिगर पे, देखो ये मान लो ये मेरा सेंटर था, ये चीज़ मेरी सेंटर आ गई ना। अच्छा, ये मेरा सेंटर आ गया, सेंटर से मैंने, कि एक आर्म थी किसी चीज़ की, मैंने उसको सर्कल में चलाना था। तो मैंने क्या किया, उसको यहाँ से फोर्स लगा दी, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे सर्कल बनाएगा। अब जहाँ से मैंने फोर्स लगाई, ये जो मैंने फोर्स लगाई, और इधर से सेंटर से लेके फोर्स तक जो डिस्टेंस हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखो ये फोर्स का डायरेक्शन, ये डिस्टेंस का डायरेक्शन, तो ये परपेंडिकुलर बन गया ना, ठीक है ना। अब ये परपेंडिकुलर बन गए, तो जब ये टर्निंग इफेक्ट देगा, हमें क्या देगा, टर्निंग इफेक्ट देगा। क्या फोर्स हमें क्या करा रही है, चीज़ को, फोर्स हमारी चीज़ को टर्न करा रही है, ठीक है। इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या बोलेंगे हम, ये हमारी टॉर्क, ठीक है। अब देखो, अब टॉर्क की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, टॉर्क जो होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैंने परपेंडिकुलर लिखा भाई, ठीक है। परपेंडिकुलर को ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, याद रखना हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइन। आई होप आपको टॉर्क का समझ आया होगा। हाँ, एक चीज़ इसमें ऐड कर लो। अब देखो, एक चीज़ आपने यहाँ पे ऐड करनी है, फोर्स को किस में मेज़र करते हैं हम, फोर्स को मेज़र करते हैं हम न्यूटन में। तो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मेज़र करेंगे हम मीटर में। तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, ये याद रख लेना। अब आ जाते हैं हम नीचे। ये मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा बता देना चाहिए, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। देखो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि सपोज करो मेरे पास ये दो बॉडीज़ हैं, ये दो बॉडीज़ हैं मान लो, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वेट, ये दो बॉडीज़ मान लो आप, ये दो बॉडीज़ हैं, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है आर, ठीक है। क्या है, आर है। इसका मास है m1, ठीक है, और इसका मास है m2, ठीक है। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो इनमें जो फोर्स रहेगी ना, कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स जो रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, वो रहेगी प्रोपोर्शनल रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी इन्हीं दो बॉडीज़ के मास में, मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है ना, आर, उसका स्केयर, ठीक है। लगी बात समझ। अब आपको पहले बता तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। ग्रेविटेशन फोर्स है किन्हीं भी कोई भी जो यूनिवर्स में दो बॉडीज़ है ना, उनके बीच में एक फ़ोर्स एग्जिस्ट करती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन।
याद रखना फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं यूज़ करना, ये भी आप यहाँ पे याद रखो, इसमें क्या यूज़ करना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। कोई भी दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स होगी ना, जैसे सपोज करो एक स्टोन और दूसरे स्टोन के बीच के भी बात करें, दो स्टोन्स पड़े हमारे, उन दोनों के बीच में जो एक फोर्स होगी ना, उसको हम बोलेंगे ये कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगी, उन दोनों के जो दो स्टोन्स हैं उनके मास के प्रोडक्ट के, और डिवाइडेड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्केयर करेंगे ना, उसके प्रोपोर्शनल होगी ये। ठीक है, अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन याद रखना हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये क्या होती है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये मतलब एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, रिपेल नहीं करते, ये दूर नहीं करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब आपको पता है जब हम ये वाला साइन हटाते हैं ना, ये प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन हटाते हैं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को हमने लिखा हुआ है जी। ठीक है जी, ये जो जी है ना, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू ये है, ये याद रख लेना, ये वैल्यू पेपर में आपसे पूछी, इसलिए मैंने इस वैल्यू करके आपको ये सारी चीज़ समझाई है। ये जो है ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर के जी स्केयर। पर के जी स्केयर क्यों बोला मैंने, क्योंकि पावर जो है -2 में है। ठीक है, ये बात लगी होगी, आई होप आपको ये समझ लगी होगी। अच्छा, अब बात आ जाएगा ग्रेविटी की, आप बोले आप ग्रेविटेशन ग्रेविटी भी बता दो, तो ग्रेविटी की बात आ जाए तो ग्रेविटी आपने याद रखना है, ग्रेविटी का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, पर किस में है, अर्थ और कोई अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अर्थ और कोई अदर ऑब्जेक्ट। अगर ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ हो सकती हैं। ठीक है ना, चाहे वो सन और मून भी है, ठीक है, मून और सन भी है, कोई और एस्ट्रॉयड और सन के बीच में भी हो सकती है, कोई और एस्ट्रॉयड और मून के बीच में भी हो सकती है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो है, उनकी किसी भी चीज़ में जो जो फोर्स रहेगी ना, आपस की जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगी, वो जो होगी वो हमारी होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और ग्रेविटी फोर्स है वो भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, पर वो ग्रेविटेशन किस में है, वो अर्थ और अदर ऑब्जेक्ट्स के बीच में है। फाइन गाइज, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है गाइज, तो गाइज आई होप कि आप ये सब समझ पाए होंगे। आपको बुक रखनी है साथ में, बुक के साथ ये रख के पढ़ना है, अपने साथ में सॉल्व करना है। और ये जब तक आप बुक नहीं लोगे आपके कंसेप्ट ज़्यादा जल्दी क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है ये हम मेन रिलेशंस जो हैं वो आपको समझा रहे हैं, आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आपको बाकी जो चीज़ पढ़नी है वो तो बुक से है ना, बुक में एम्पल ऑफ एग्जांपल्स हैं, बुक में से एनालाइज करना है, सर ने ये चीज़ पढ़ाई थी, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको वहाँ से सॉल्व करनी है, ये तो आपकी कैपेबिलिटी है। हमारा काम था जो बेसिक बीच में जो कंसेप्ट है, जो आपको नहीं समझ आ रहा, ये चीज़ बनी कैसे, ये कहाँ से आई, ये चीज़ हमारा फ़र्ज़ है आपको समझाना। ठीक है गाइज़, होप फॉर योर गुड फ्यूचर। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, और मैं कोशिश कर पाया हूँगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।